जिम स्टार्ट करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान किसी को भी रखना चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट ना हो जाए? आपका ट्रेनर आपको डे फर्स्ट से या विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको सप्लीमेंटेशन पे डाल रहा है, सर आप ये प्रोटीन ले लो, सर आप ये फैट बर्नर ले लो, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। 100 पेशेंट का एक डाटा इकट्ठा करें जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनमें से 80% का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मिलेगा। हमारा ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, हमारा लंच सबसे हैवी की अगर बात करते हो, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो 5th क्लास में थे और 9 साल के थे। उस टाइम पे उनको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि आप आज के बाद अपने वजन से ज़्यादा वजन नहीं उठा पाओगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित किया और आज वो शहर की 2 बड़ी जिम खुद चलाते हैं और हर महीने 1000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमन वर्मा। थैंक यू खुश भाई, वेलकम आपका पहले तो टाइम निकालने के लिए। कई दिनों से हम कांटेक्ट में थे और बिल्कुल बात कर रहे थे कि बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं जिससे जो हमारी यंग जनरेशन है वो कुछ हेल्प ले पाए हमारी बातों से। तो आपका स्वागत है भाई। थैंक यू। और अमन भाई, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि बात हमने जिम से स्टार्ट करी है जी। तो जिम स्टार्ट करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान किसी को भी रखना चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट ना हो जाए? ठीक है, सबसे पहले तो आप किसी भी जिम में जा रहे हैं तो जिस भी ट्रेनर को आप चूज कर रहे हैं, आपको मसल बिल्डिंग करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको वेट लिफ्टिंग करना है या आपको वेट लॉस करना है, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं आजकल जिम में। किस मोटिव के साथ आप जिम में जा रहे हैं, आपका ट्रेनर आपको डे फर्स्ट से या विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको सप्लीमेंटेशन पे डाल रहा है, सर आप ये प्रोटीन ले लो, सर आप ये फैट बर्नर ले लो, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। पहले नेचुरल हमें ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। आपको विदाउट एनी सप्लीमेंट 45 डेज तो मिनिमम टाइम पीरियड निकालना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिवर्ट कर सके कितना वेट लॉस आपकी बॉडी नेचुरली कर सकती है इनिशियली। क्योंकि जिम जाने से पहले अभी तक तो आपने कैलोरीज इनटेक पे फोकस किया, बस कैलोरीज बर्न तो जिम जाने के बाद ही स्टार्ट होगा। उसके बाद कितना वेट लॉस नेचुरल होता है, एक टाइम पे आगे वेट रुकेगा, स्टक हो जाएगा, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लोक हो गई है बॉडी। उसके बाद थोड़ा सा पुश स्टार्ट के लिए हम सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे मत जाओ। लाइक आपकी लिफ्टिंग है, बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज होती है जो हम चेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं फ्लैट बेंच पे। मान लो आपकी कैपेसिटी है 100 kg लिफ्ट करने की, तो मैक्सिमम मत जाओ, 80% पे ही रहो ताकि आपको इंजरीज थोड़ा सा जो चांसेस है वो कम रहे। क्योंकि इनिशियली मसल की पावर इतनी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड भी बढ़ा तो उसको बियर कर सके, ताकि अगर हम 70-80% की रेंज में वर्कआउट कर रहे हैं तो हम इंजरी फ्री बोल सकते हैं कि भी वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि भी आपको एक्सेस में रनिंग नहीं करनी, कोई भी वर्कआउट कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी, थोड़ा सा लिमिट में ही करनी है। तीसरी चीज, जो वेट लॉस के लिए हम ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं, आजकल हर जिम में ट्रेडमिल्स हैं। जनरली लोगों को ट्रेडमिल करने का तरीका क्या रहता है, पूरा स्पीड में भागेंगे 15 से 20-25 की स्पीड पे, सडनली जंप करके साइड में फुट रेस्ट पे रेस्ट करने लग जाएंगे। वो सबसे खतरनाक सिचुएशंस है, एकदम हार्ट को झटका लगता है, थोड़ा सा चोक होता है, वो नहीं करना। जितना आप रनिंग कर सकते हैं, चाहे आप 25 पे रनिंग करें, लेकिन स्लो आपको पिरामिड पोजीशन में ही आप 5, 15, 12, 17, 20, 25 एंड देन सेम उसी में गाड़ी का एकदम से हैंड ब्रेक खींच देंगे तो प्रॉब्लम आती है ना। कुछ चीजें हैं जो आप ये चीजें माइंड में रख के अगर आप करेंगे तो आप काफी अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे और इंजरी फ्री वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने आप माइंड को कभी भी किसी से कंपेयर मत करने देना। जैसे आप जिम जाओगे, किसी की बॉडी अच्छी लगेगी, किसी का बाइसेप्स अच्छा लगेगा, किसी के शोल्डर्स अच्छे लगेंगे, तो जनरली हमारे माइंड में कंपैरिजन आ जाता है। ये वर्कआउट सामने वाला कर रहा है तो मैं भी अगर यही करूंगा तो मेरी भी ऐसी फिजिक बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की बॉडी के जेनेटिक्स अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी की शेप अलग होती है। वर्कआउट फेवरेट बॉडी पार्ट भी हर किसी का अलग होता है। मुझे बाइसेप्स वर्कआउट करना पसंद है, हो सकता है आपका फेवरेट बॉडी पार्ट चेस्ट हो, किसी का शोल्डर हो, किसी के लेग्स है,
तो डिपेंड करता है, पहले हमें अपनी बॉडी के बारे में खुद को जानना चाहिए, उसके बाद अपनी बॉडी को प्रेशराइज या फोर्स करना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए। अभी आपने बताया कि अपनी बॉडी को जानना चाहिए। जी, हम अपनी बॉडी को कैसे जाने? कुछ चीजें हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आजकल हमारी डाइट साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान होता है। अगर आपका सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो आपको 90% चांसेस है एसिडिटी या हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है। अगर हम 100 पेशेंट का एक डाटा इकट्ठा करें जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या यूजुअली हेडेक रहता है, उनमें से 80%, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 80% का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा जी, उसका एक रीजन है। या अपना अपनी assumption है या नहीं, आपका डेटा है इसका? बिल्कुल है। आप जाके देखिए, एक काफी सारे एक्टर्स हैं जिनके आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर, जो इन्होंने बताया है कि भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी डाइट में किया और उनको ये रिजल्ट मिला है। जी, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ये है, हमारे स्टमक में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, एक पेप्सिन, म्यूकस और HCl लेवल। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है हमारे खाने के साथ मिक्स होकर उसको डाइजेशन में हेल्प करना। म्यूकस और पेप्सिन, म्यूकोसा एक लेयर होती है जो हमारी स्टमक के ऑर्गन्स के या इंटेस्टाइन के अंदर ओवरलैप्ड होती है, ताकि वो जो HCl है हमारे खुद के स्टमक को हार्म ना कर सके या हमारे खुद के ऑर्गन्स को हार्म ना कर सके। पेप्सिन का जो काम होता है वो होता है इन दोनों के लेवल को मेंटेन रखना। जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें बाय बर्थ HCl का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है अदर ब्लड ग्रुप से, इसीलिए HCl ज्यादा है तो थोड़ा सा एसिडिटी ज्यादा बनेगी। उनको खट्टी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आपको खट्टा दही, खट्टी लस्सी, विटामिन सी, स्ट्रॉन्ग विटामिन सी वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जो ज्यादा खट्टा पाइनएप्पल जूस, लेमन, ये आपको अवॉइड करोगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी ओ पॉजिटिव वालों को। ओ पॉजिटिव वालों के लिए एक तो ये एक पॉइंट है जो जिससे हम अपनी बॉडी को जान सकते हैं। दूसरा, हर एक को अपनी कैपेसिटी खुद पता होती है। मैं 50 केजी लिफ्ट कर सकता हूँ, आप 80 केजी लिफ्ट कर सकते हैं। ये इंटरनल, हमें ईगो लिफ्टिंग पे नहीं जाना चाहिए। सामने वाले को देख के मेरे वर्कआउट पार्टनर ने 80 केजी लिफ्ट करा तो मैं भी 80 कर दूं, ऐसा नहीं। मेरी कैपेसिटी मुझे अच्छे से पता होती है, वो किसी दूसरे को नहीं पता। दूसरा हमें मोटिवेट कर सकता है, हो सकता है हम 60 से की बजाय 70 केजी लिफ्ट कर दें मोटिवेशन की वजह से, बट इनिशियली हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए हमारी स्टार्टिंग टाइम में, जिम के स्टार्टिंग टाइम में। दूसरा पॉइंट ये, हम अपने स्ट्रेंथ वाइज अपनी बॉडी को जज कर सकते हैं। तीसरा, सप्लीमेंटेशन से। इनिशियली आप सप्लीमेंटेशन कोई भी स्टार्ट मत करो। जैसे हमारा जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन लगता कैसे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। पहले अमीनो एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जैसे जो पनीर के में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो स्प्राउट्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, तीनों डिफरेंस है। मतलब हर एक में प्रोटीन कंटेंट, मशरूम है, हर एक के प्रोटीन कंटेंट का अमीनो एसिड डिफरेंट है। वो हमारी बॉडी में कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे डाइट करेंगे वो आपको पता लगेगा। मैं जिम वालों से अक्सर सुनता हूँ कि यार मैं डाइट लेनी है, तो कोई तो प्रोटीन पाउडर निकाल लेता है जी, कोई स्प्राउट्स निकाल लेता है जी। तो एक्चुअल में डाइट क्या है जिम की नजर में? डाइट बेसिकली हमारा प्रोटीन कंटेंट कंप्लीट करने का एक हमने कॉम्बो बोल दिया कि भी मुझे डाइट लेनी है। डाइट के अंदर आपका कार्ब्स भी होने चाहिए, डाइट के अंदर आपका पूरे दिन की अगर मैं बात करूं विटामिन्स भी कंप्लीट होने चाहिए। पूरे दिन में आपके मिनरल्स कितने जा रहे हैं बॉडी में, हेल्दी कार्ब्स कितना जा रहा है। अब देखो डिफरेंस है कार्ब्स और हेल्दी कार्ब्स में। हेल्दी कार्ब्स बॉइल्ड राइस, और सिर्फ कार्ब्स अगर बोलोगे तो स्टीम्ड राइस। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कुकर में हमारे राइस बन रहे हैं उनमें जो स्टार्च है पानी के साथ बॉईल होके वो चावल में मिक्स हो जाता है, जो फैट बनाएगा जो भी खाएगा, वो थोड़ा सा फैट लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। लाइकवाइज अगर हम हेल्दी कार्ब्स की बात करें, जो हमने पतीले में चावल बॉईल किए हैं उसमें जो पानी हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, स्टार्च हिंदी में हम उसको बोलते हैं मांड देसी भाषा में, तो जो स्टार्च हमने निकाल दिया उसकी वजह से फैट नहीं बढ़ेगा, वो हेल्दी कार्ब्स है। तो हमें हेल्दी कार्ब्स के ऑप्शंस पे जाना चाहिए, तो हमारी बॉडी में फैट लेवल डिपॉजिट ही नहीं होगा। प्लस फाइबर,
फाइबर एक ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन को क्लीन करने में काफी हेल्प करती है। तो हमें फाइबर जरूर लेना चाहिए जो हमारे होते हैं। जैसे हम कुकुम्बर खा रहे हैं, कुकुम्बर का जो छिलका होता है उसमें काफी अच्छे फाइबर्स होते हैं, या हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती है उनमें बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं। पंपकिन विद छिलका अगर आप खा रहे हो, उसका हमें पील ऑफ नहीं करना, तो काफी अच्छे फाइबर्स आप इनटेक कर रहे हो और आपकी बॉडी में फंक्शनल भी अच्छे रहेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। ये चीजें क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर अपडेट्स आती हैं? बिल्कुल आती है। अब ये अपडेट्स का ही तो एक जरिया है कि भी पहले तो हम नॉर्मली डाइट सिंपल ले लेते थे। अब ब्लड ग्रुप क्या है आपको पता है, आपको प्रोटीन अगर सजेस्ट हो रहा है तो वो भी आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप सजेशन करवा के लेते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जी। तो ये एक अपडेट का ही तो जरिया है। पहले एक हमारी इंडस्ट्री में ये था कि भी जो हमारा बोन वेट है किसी का, जैसे लाइकवाइज कोई दिखने में हेल्दी वेटेड नहीं दिखता पर्सन, लेकिन उसका बोन वेट होता है बोन मैरो। अब तक ऐसी डाइट्स आ चुकी है, बोन मैरो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी। डाइट और एक्सरसाइज से हम बोन मैरो की डेंसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी रिसर्च हुई है। तीसरी चीज हमारी डाइट के जो अपडेट्स की आप बात कर रहे हो उसमें ये आई है जेनेटिक स्ट्रक्चर। जनरली हम बोलते हैं कि भी इसके पेरेंट्स हेल्दी हैं तो बच्चा है इसलिए हेल्दी है। 15 to 16 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क हम जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। ओके जी, जो उसका मतलब पैटर्न ब्रेक हो सकता है। ये अपडेट्स ही हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। तो ये अपडेट्स कहाँ से मिले? ये आप आर्टिकल्स आते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें थीसिस चलते रहते हैं, उनमें अपडेट्स आती हैं। WHO काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है बहुत सालों तक लोगों के ऊपर, बहुत सालों तक डाइट के ऊपर। जैसे WHO ने एक पैटर्न बना दिया BMI, है ना, तो वो BMI ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज है मैक्सिमम मोनोपोली है उनकी पूरे वर्ल्ड में इन तरह की उसमें एक्सपेरिमेंट्स में, तो ये वहां से होती हैं जितने भी थीसिस है। अब तो इंडिया में भी काफी सारी चीजें होने लगी हैं इस चीज की, काफी सारे लोग PhD की तरफ जा रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में PhD की तरफ जा रहे हैं। तो इनसे अपडेट्स आती हैं हर, और जरूरी भी है। अगर हम पुराना पैटर्न पकड़ के वर्कआउट करवाते रहेंगे क्लाइंट्स को तो रिजल्ट नहीं आते। और अमन भाई, एज एंड यूजर, एज अ क्लाइंट, मैं पूछूं कि मुझे कैसे पता चले कि किस ट्रेनर के पास अच्छी नॉलेज है जी? क्योंकि मैं तो एक के पास जा सकता हूँ, 2 के पास चल गया और ज्यादा से ज्यादा तीसरे के पास चले जाऊंगा जी। कई बार क्या होता है ट्रेनर्स के पास अगर नॉलेज, मैं किसी का भी नाम लेके किसी को सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा या किसी को वो नहीं कर रहा, बट आप अपने ट्रेनर्स को ये देख सकते हो, अगर आपको वो नेचुरल रहने के लिए प्रमोट कर रहे हैं ना, इट मीन्स उसको अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भी वो नेचुरली आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो ट्रेनर सप्लीमेंट्स की हेल्प ले रहा है तो इट मीन्स आप समझ जाओ इसके पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड गाइडेंस है या लिमिटेड इसके एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये सिर्फ सप्लीमेंट के बेस पे ही आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। वो सप्लीमेंट्स तो विदाउट जिम जाके भी आप कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। हमें बेसिकली देखना चाहिए आपकी बॉडी। सबसे पहले डाइट का एक रीजन, अगर आप वेट लॉस की बात करते हो तो सबसे पहले आप बॉडी को डिटॉक्स करो। 4 से 5 दिन की डाइट प्लान आती है, नेचुरल डाइट प्लान, जो होममेड डाइट प्लान्स होती हैं, तो वो आपको बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। उसके बाद आप कोई भी वेट लॉस की डाइट अगर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। वजह है कि डे फर्स्ट ही हम वेट लॉस के ऊपर हम फोकस करने लग जाएं, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी हमारी बॉडी। आपने डिटॉक्स की बात करी, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक अच्छी डाइट ले रहा हूँ जी, ठीक है, और बीच में एक दिन मैं चीट कर जाता हूँ जी, उसके बाद मैं दोबारा से अच्छी डाइट ले रहा हूँ जी, तो जो मैंने चीट किया था वो कितना इफेक्ट डालेगा? डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, इट मीन्स आप 1100 से 1200-1300 कैलोरीज पर डे ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने चीट किया, वो चीट अबाउट 2000 कैलोरीज भी हो सकती है, 3000 कैलोरीज भी हो सकती है। आपको देखना है, एक रफ आइडिया होता है कि भी ये आपने कितना चीट किया। सपोज करो आपने चीट किया 2500 कैलोरीज, ऑलमोस्ट डबल, तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप लिक्विड डाइट पे आ जाओ, फ्रूट डाइट पे आ जाओ, आप डाइट लो सिर्फ हार्डली 500 से 600 कैलोरीज की, और आप देखना आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर सपोज करो एक काफी फेमस है हमारे छोले भटूरे, आपने खाए,
छोले भटूरे खा के भी वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप छोले भटूरे खाने के बाद 2 दिन तक आप लिक्विड डाइट पे आ गए तो आपका वेट गारंटेड नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कैलोरीज बैलेंस कर रही है ना। 3 दिन में हाँ जी, डिवाइड हो गया। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज गई थी एक दिन खाने से, कभी भी नेक्स्ट डे आप कभी भी नोट कर लेना, आज आपने चीट किया है, नेक्स्ट डे आपकी बॉडी वेइंग मशीन पे कभी भी वेट बढ़ा के नहीं दिखाएगी, 2 दिन बाद दिखाएगी, जब वो पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका होगा। उसमें कितना फैट था, कितना ऑयल था, कितना बैड कार्ब्स थे, वो कितना बॉडी ने एब्जॉर्ब करा, 2 दिन बाद वेइंग मशीन पे रिजल्ट आएगा। वेरी नेक्स्ट डे तो वेइंग मशीन पे आप सेम वेट ही दिखेगा आपका। अमन भाई, हम पूरे दिन को ब्रेक डाउन करते हैं 3 हिस्सों में जी, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट जो हमारा है। अच्छा लाइफस्टाइल रूटीन क्या होना चाहिए? देखो एक वर्ड है इस लाइन में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होता है कि भाई आप ना सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है। जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को सबको एक बात बोलता हूँ, आप के शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी बॉडी को मत चलाओ, आपकी बॉडी के हिसाब से शेड्यूल चलाओ। लाइक उसको कब खाना है, टाइम निकाल के आपको खाना देना पड़ेगा बॉडी को। अदरवाइज जैसे कई बिजी होते हैं, सर टाइम नहीं लगता, सर खा नहीं पाए, सर डाइट फॉलो नहीं हो पाई, सर पूरे दिन फॉलो करी, रात को चीट हो गया बस थोड़ा सा, और रात को ही तो आपने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो ये मेटाबॉलिज्म से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जीरो होता है, मतलब जीरो बहुत मिनिमम होता है, जीरो ठीक बिल्कुल। जैसे डे टाइम होता है मेटाबॉलिज्म बिल्कुल पीक पे होता है, और जैसे जैसे इवनिंग होती है मेटाबॉलिज्म अगेन स्लो डाउन होने पीक का क्या टाइम है? दोपहर, लंच टाइम 2 बजे जी। इसीलिए लंच टाइम में सबसे हैवी खाना खाने का जो हमने सुन रखा वो इसीलिए है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पीक पे होता है। हमारा ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, हमारा लंच सबसे हैवी होना चाहिए। लंच सबसे हैवी की अगर बात करते हो लंच। अदरवाइज आप अगर वेट रिडक्शन पे डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट सुपर हैवी कर लो, ओके पूरा दिन लिक्विड डाइट पे आ जाओ आप। आपका वेट बॉडी मंथ में अप्रोक्सीमेट 4 to 5 kg अपने आप वेट लॉस कर लेगी। अच्छा, हाँ जी, ब्रेकफास्ट सुपर हैवी, बाकी पूरा दिन जो जिनसे देखो डाइट नहीं हो पाती, होता क्या है हमारी बॉडी में कुछ चीजें होती हैं, हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स रिलीज कर दिया, टेस्ट बर्ड्स से सर कंट्रोल नहीं कर पाए, सर मैंने कोशिश तो की थी, खाया गया फिर भी। तो आप मॉर्निंग में खा लो, बेशक से आप परांठे खाओ मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन लिक्विड डाइट पे आ जाओगे तो आपकी बॉडी का अपने आप वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक लिमिटेड कैलोरीज आएगी, सुबह का खाया हुआ बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगी इवनिंग तक। ये वाली चीज है। हाँ जी। अमन भाई, जब हम जिम डाइट की बात करते हैं जी, तो लोगों से मैंने सुना है कि यार मेरे से नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कौन बनाए, मैं हम वर्किंग है, हमसे नहीं मैनेज हो पाया, शाम को इस टाइम पे ये बनाना है करना है। जिम डाइट को हम सिंपल टू सिंपल कैसे रख सकते हैं? देखिए सिंपल टू सिंपल हम ऐसे रख सकते हैं, जो स्लॉट्स रहते हैं ना 6 to 9, 9 to 12, अपने डाइटिशियन को बोलो हमें स्लॉट्स टाइम बढ़ा दें। जो भी डाइट है एग्जैक्ट अगर 9 o'clock या 10 o'clock किसी ने ब्रेकफास्ट लिख दिया तो 10 o'clock हार्डली 50% भी मुश्किल से लोग फॉलो कर पाते हैं। उस स्लॉट को अपना जब भी डाइट चार्ट आप डिजाइन कराओ अपने डाइटिशियन से, तो 9 to 11 या 1 घंटे का 9 to 10 के बीच में, ताकि आपको बनाने के लिए आपके माइंड में 1 घंटा है। अदरवाइज एग्जैक्ट 10 o'clock लिख दिया तो थोड़ा सा आप माइंड पे हल्का सा कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि भाई एग्जैक्ट 10 बजने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करना, आधी चीजें तो उस छोटे से प्रेशर की वजह से मिस हो जाती हैं। आप स्लॉट टाइम थोड़ा सा बढ़वा लो, सर 9 to 10, 9 to 11 के बीच में ब्रेकफास्ट करना है, 11 to 12 के बीच में आपको वेजिटेबल सैलेड खाना है, तो तब आप शायद उस चीज को फॉलो कर पाओ। और थोड़ा सा जो डाइटिशियन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं डाइट को, मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं होती। जो ओल्ड स्कूल मॉडल्स हैं उन पे रह के भी हम वेट लॉस बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, बॉडी को डिटॉक्स करके। अब डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? आप खाली पेट अगर जो टमाटर होता है हमारा इजीली अवेलेबल है सबके घर में, टमाटर के अंदर जो एसिड होता है वो सबसे बेस्ट एसिड है इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए। आप अगर खाली पेट 6 to 9 के बीच में, आप चाहे 7 बजे उठते हैं, चाहे कोई 8 बजे उठता है, कोई चाहे 6 बजे उठता है, 6 to 9 के बीच में सबसे पहली चीज अगर आपने 2 या 3 टमाटर खा लिए, जिनको पथरी है उनको नहीं खाना, जिनको बीपी रहता है उनको नहीं खाना। अगर
इसके अलावा जो भी हमारी ऑडियंस है, अगर वो टमाटर खा ले सिर्फ, तो उनकी बॉडी डिटॉक्स अपने आप ही करने लग जाएगी। अब थोड़ा सा ये भी देखना हमें, टमाटर के साथ साथ दिन में वो फिर ऑयली खा रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, तब मैच नहीं हो पाएगा। सिंपल सादा घर का खाना, ज्यादा डाइटिंग नहीं करनी, सिर्फ रात की रोटी छोड़नी है और सुबह टमाटर कर ले, मंथ में 3 to 5 kg गारंटेड वेट लॉस हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा जी। अमन भाई, कोई पहली बार जिम जा रहा है जी, उसको कैसे पेस पकड़ना चाहिए? सबसे पहले तो आप जाके अपनी बॉडी को वार्म अप जोन से हमें स्टार्ट करना चाहिए, हल्की फुल्की। जैसे स्ट्रेचिंग की भी टाइप्स होती है, एक्टिव स्ट्रेचिंग है, पैसिव स्ट्रेचिंग है। सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत एक्टिव स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, पैसिव स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में, वर्कआउट स्टार्ट करने से ये डिफाइन करेंगे एक्टिव और पैसिव क्या होता है? 3 तरह के जैसे वर्कआउट्स होते हैं, आइसोलेटरल, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। तो आइसोमेट्रिक वर्कआउट्स जो होते हैं वो होल्ड वाले वर्कआउट आ जाते हैं। जैसे आप स्क्वाट पोजीशन में होल्ड कर रहे हो, लाइक आप प्लैंक कर रहे हैं, उसमें आपकी स्ट्रेंथ पूरी लग रही है लेकिन आपकी बॉडी मूवमेंट 0 है, तो वो काइंड ऑफ आइसोमेट्रिक वर्कआउट है। आइसोलेटरल वर्कआउट्स आते हैं, लेफ्ट को हम अलग ट्रेन कर रहे हैं, राइट मसल को हम अलग ट्रेन कर रहे हैं। जैसे आपने बाइसेप्स में डबल बाइसेप्स कर्ल किया, या आपने पहले सिंगल को ट्रेन किया फिर सिंगल को ट्रेन किया, तो ये आइसोलेटरल वर्कआउट्स आ जाते हैं। तो ये टाइप्स अगर आप कर रहे हैं जैसे, तो उसमें एक्टिव और पैसिव का बड़ा रोल रहता है। पैसिव स्ट्रेचिंग में थोड़ा बहुत आइसोमेट्रिक भी ऐड हो जाता है। आइसोमेट्रिक मीन्स होल्ड वाला, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालेगा मसल के ऊपर। पैसिव स्ट्रेचिंग, एक्टिव स्ट्रेचिंग लाइट लेवल की स्ट्रेचिंग होती है, वो आप अगर कर रहे हैं तो मसल पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, वो हम वार्म अप टाइम में कंक्लूड कर सकते हैं, वार्म अप में हम मान सकते हैं उस चीज को। ये चीजें हैं। दूसरा, आप वर्कआउट अगर आप कर रहे हो तो सेम वर्कआउट के बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि मसल थोड़ा सा फैटीक होता है। फैटीक मसल को अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो इंजरीज के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इंजरीज फ्री वर्कआउट रखने के लिए, इंजरी से बॉडी को फ्री रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग सबसे स्टार्टिंग में और एंड में दोनों टाइम करनी चाहिए। दूसरी चीज, आप थोड़ा सा बॉडी को कूल डाउन भी किया कीजिए। जैसे मान लो आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपने रनिंग की, आपने थोड़ा बहुत मिक्स वर्कआउट किया, बॉडी वेट ट्रेनिंग की, योगा किया, तो सर्टेनली आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ेगा, है ना। तो बॉडी को कूल डाउन भी जरूर करना चाहिए। वो बाय मेडिटेशन कर सकते हैं आप, बाय हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग से भी कूल डाउन होता है, या कूल डाउन की स्पेशल कुछ एक मूवमेंट्स हैं जो उन मूवमेंट्स को परफॉर्म करके बॉडी को बहुत ज्यादा जल्दी कूल डाउन किया जा सकता है, फिर आप वर्कआउट को कंप्लीट मान सकते हैं। अगर आपने बीच में वर्कआउट को छोड़ दिया तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है अगले दिन ही कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जैसे किसी का लिगामेंट ब्रेक होता है, वो एक दिन का ब्रेकेज नहीं होता, या एक दिन की गलत मूवमेंट की वजह से लिगामेंट ब्रेक कभी भी नहीं होता। फिजिकल कोई डैमेज हो जाए वो बात अलग है, बट किसी का अगर लिगामेंट ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स उस लिगामेंट के ऊपर लेफ्ट या राइट, जैसे ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, राइट लेग के लिगामेंट अगर ब्रेक हो रहा है तो आपकी हिस्ट्री ये रही है 15 से 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले एक लिगामेंट के ऊपर लेफ्ट से ज्यादा राइट पे प्रेशर पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है, अनवांटेड मूवमेंट्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा वो स्ट्रेंथ उसकी ओवर हो चुकी होगी और वो मैनेज नहीं कर पाएगा, तब वो लिगामेंट ब्रेक होता है। ठीक है, तो प्री सर्जरी वर्कआउट्स और पोस्ट सर्जरी वर्कआउट्स फिर इसके बाद आते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं वर्कआउट कंप्लीट कैसे होगा, तो वर्कआउट कंप्लीट एक तो स्ट्रेचिंग करके हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इनिशियली मैंने आपको बताया 80% स्ट्रेंथ ही यूज करनी है, हमें बार बार अपना मैक्सिमम नहीं करना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। ठीक है, तीसरी चीज, इनिशियली आप 45 मिनट्स का ही वर्कआउट प्लान कीजिए। 45 मिनट्स इनफ है। अगर आप फर्स्ट डे आपका जिम है तो विद स्ट्रेचिंग टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 45 मिनट्स इनफ है। नेक्स्ट डे आप, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा पेन है तो आप 45 मिनट्स ही रिपीट कीजिए, अगर नहीं है तो 50 मिनट्स पे जाइए, फिर नेक्स्ट डे 55 पे। मैक्सिमम आपका जो वर्कआउट टाइम होता है वो 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, कई लोग जो 3-3, 4-4 घंटे तक वर्कआउट करते हैं वो एक बॉडी के साथ टॉर्चर है, इतना नहीं करना चाहिए आपको। अगर स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग में जो डिफरेंस है, वो स्मार्ट वर्किंग 1.5 घंटे के वर्कआउट में भी बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। वो 1.5 घंटे का भी वर्कआउट किसका, जो कि पिछले 4-5 सालों से वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की। जो एथलीट है
वो सुबह भी 3 घंटे 2-3 घंटे लगाते हैं, शाम को भी 2-3 घंटे लगाते हैं। उनका लेवल अलग है ना। उनके टारगेट्स अलग हैं। उनको अपनी बॉडी को इस लेवल तक लेके जाना होता है कि वर्ल्ड लेवल पे वो मैच कर सके। बट मुझे या आपको या किसी भी क्लाइंट को एक नॉर्मल डे रूटीन परफॉर्म करना है, ऑफिस जाना है या बिजनेस पे जाना है, फैमिली को टाइम देना है और अपना नॉर्मल रूटीन करना है, तो उसके लिए 1.5 आवर से 1.5 घंटे से ज्यादा का वर्कआउट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आज अगर किसी ने जिम ज्वाइन किया है, सप्लीमेंट्स का रोल कब आता है? मेरे अकॉर्डिंगली आफ्टर मिनिमम से मिनिमम टाइम पीरियड 45 डेज बाद। ओके। 45 डेज क्या ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी शो करने लग जाती है या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करती है जो आपको अब पता चलेगा। अब आपको नॉर्मल डाइट से काम नहीं चल रहा, अब आपको सप्लीमेंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आएगा, मान लो हमने वर्कआउट आप कर रहे हो, शुरू के तो 4-5 दिन आपकी बॉडी में पेन रहेगा, फिर आपको पेन बंद हो जाएगा वर्कआउट होना। मान लो आफ्टर 40th डे 40 दिन बाद आपने बाइसेप्स का वर्कआउट करा और वो बाइसेप्स 3 दिन तक पेन कर रहा है, आपका मसल रिकवर नहीं कर रहा। अगली बार जब आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो चेस्ट 2 या 3 दिन तक पेन कर रही है, चेस्ट के मसल्स। इट मीन्स आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर रहे या आपकी डाइट पूरी नहीं हो रही। उस टाइम पे आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोटीन इंक्लूड करना मस्ट है। अदरवाइज अगर उस लेवल पे उस सिम्टम्स को रीड करके आप सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तब भी इंजरी का एक कारण बनेगा। या तो आप नेचुरल डाइट बढ़ा दें अपनी, या बॉडी को रेस्ट दें, थोड़ा सा बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही। अगर आज आपने बाइसेप्स का वर्कआउट किया है तो उसको 30 आवर्स बाद आप नेक्स्ट बाइसेप्स का वर्कआउट सोच सकते हैं। 30 घंटे बाद मिनिमम टाइम है। मिनिमम टाइम है। उससे पहले करेंगे तो इंजरी के चांसेस है, रिकवर नहीं कर सकता ना। मैं सिर्फ जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल पर्सन एवरेज पर्सन जो होते हैं हमारे में है। हाँ, जो एथलीट्स हैं उनका लेवल काफी अलग होता है। उनको क्या पता 10-10 घंटे बाद भी दूसरी बार भी ट्रेन करना पड़ जाता है मसल। जैसे रेसलिंग के कोई एथलीट हैं, वो सुबह भी मैट करते हैं, शाम को भी मैट करते हैं। उनकी फुल बॉडी सुबह भी यूज होती है, शाम को भी यूज होती है। रनर एथलीट है, एथलेटिक्स का कोई प्लेयर है, सुबह भी 1 घंटे रनिंग करते हैं, शाम को भी 1 घंटे रनिंग करते हैं, तो वो एक अलग लेवल होगा। लेकिन वो उनमें भी डिफरेंस होता है। वो कभी भी हर टाइम हर दिन अपना पीक परफॉर्मेंस यूज नहीं करते। अच्छा। हाँ जी। मान लो कोई वेट लिफ्टिंग का प्लेयर है, उन्होंने 200 kg उसकी पीक परफॉर्मेंस है, तो वो वीक में एक ही बार मैक्सिमम परफॉर्मेंस 205 या 201 किलो उठाने की कोशिश करेगा। हर दिन नहीं करता। हर दिन वो उसको डिफाइन रखने के लिए या उसको स्टेबल रखने के लिए वर्कआउट करता है। अदरवाइज हर दिन पीक परफॉर्मेंस अपनी हिट तो वो भी नहीं करते, एथलीट भी नहीं करते। क्या सप्लीमेंट्स लेना सेफ है? अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। मार्केट में काफी आजकल तो डिफाइन करना ही मुश्किल है किसके पास ओरिजिनल सप्लीमेंट्स है। हर एक क्लेम करता है। आप अगर एक आरटीआई लगाई थी, दिल्ली से है कोई एक्टिविस्ट, उन्होंने लगाई थी इंडिया में कितना सप्लीमेंट इंपोर्ट हो रहा है और कितना यूज हो रहा है। 5 गुना यूज हो रहा था। मान लो 1% 100 टन सप्लीमेंट्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो 500 टन की यूजेज आई थी। और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, कोरोना के बाद काफी सारी कंपनीज में इंडिया में प्लांट लगाए हैं मैन्युफैक्चर करने के, लेकिन उस लेवल तक की तो प्रोडक्शन वो भी नहीं कर सकते, नहीं पहुंच पाते। तो काफी सारे रेट्स भी बढ़ती है। पीछे से एक रेड नोएडा में भी डाली थी यूपी के, उसमें कई हजार केजी नकली प्रोटीन पाउडर, नकली फैट बर्नर, नकली वेट गेनर पकड़ा था। तो ओरिजिनल अगर सप्लीमेंट्स हैं आपके तो सेफ हैं, अगर डुप्लीकेट हैं तो वो बॉडी में किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। और आपके आगे ऐसा केस आया है कोई जहाँ पे बॉडी डैमेज का केस आए हैं? ये एक डार्क साइड लगा लो हमारी इंडस्ट्री की। कुछ ट्रेनर्स, कुछ जिम ओनर्स हैं जो अपना 1000-2000 के मार्जिन के चक्कर में फेक सप्लीमेंट्स बेचते हैं और गलत सप्लीमेंट्स बेचते हैं। वो क्लाइंट को नुकसान करते हैं। वो बाद में जिम चेंज करते हैं और जिम चेंज करने के बाद फिर वो दूसरे कोच को बताते हैं, तब उनका सोल्यूशन होता है कई केसेस में तो। अदरवाइज कई फिर नेगेटिव साइड लेके वो जिम लाइन ही छोड़ देते हैं, नॉर्मल वर्कआउट पे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है। आजकल एक हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइन में एक काफ़ी चीज़ चली हुई है, स्टीरॉइड्स वगैरह की जो इनटेक होता है, तो वो भी अगर किसी को स्टेज परफॉर्मेंस खेलनी है, लाइक आप अंकुश जी मेरे पास आते हैं, मुझे जिम करनी है, तो मुझे ये मेरा साइड से दायित्व बनता है कि भाई मैं आपको
ट्रू गाइडेंस दूं, भाई आपको अगर स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करनी तो मैं आपको स्टीरॉइड से दूर रखूं। अगर मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए, जल्दी रिजल्ट्स देने के लिए, अपना कुछ पैसा अर्न करने के लिए, कमीशन के लिए अगर मैं आपको स्टीरॉइड सेल कर रहा हूं तो ये गलत है। क्लाइंट्स को ऐसे ट्रेनर से, ऐसे जिम ओनर से बिल्कुल बचना चाहिए, और वो कोई भी नहीं बताएगा कि भाई वो जिम वाला ऐसे करता है। आपको खुद रीड आउट करना पड़ेगा, आपको खुद उनकी बातों से समझना पड़ेगा कि भाई ये बंदे सही है या नहीं है, मनी ओरिएंटेड है या नहीं है। वो चीज़ हर एक को खुद सेल्फ रीड आउट या सेल्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। अमन भाई, जब हम अपने लिए एक जिम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे मुझे कौन सी जिम प्रेफर करनी चाहिए? क्या मुझे सबसे लग्जूरियस जिम में जाना चाहिए, या मैं एक अच्छी जिम का नाम लूंगा, लग्जूरियस तो नहीं बोलूंगा, एक अच्छी जिम में जाना चाहिए, या कोई ऐसी जिम देखनी चाहिए जो मेरे घर के पास हो? जी, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो जिम में जाके देखें आपकी जिम में स्पेस कितना है, क्योंकि आफ्टर कोरोना ये मैटर करता है आपकी जिम में प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, आपकी जिम में जगह कितनी है, एक टाइम पे कितने क्लाइंट वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। दूसरा, आपके साथ जो आपके कलीग्स या आपको जो अदर पर्सन्स वर्कआउट कर रहे हैं वो किस नेचर के हैं, ये भी एक चीज आप देख के जिम ज्वाइन कर सकते हैं। किसी जिम्स में हुटिंग करने वाले ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आप वहाँ से बचें, मतलब वो फिर ईगो लिफ्टिंग में कहीं ना कहीं आपका भी मन करेगा उनको देख के वेट उठाने का। एक आप किसी जिम में जा रहे हैं, हर एक को अपने वर्कआउट से मतलब है, आप वहाँ जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपको थोड़ा सा मेंटली भी अच्छा लगेगा वहाँ जाके। अगर आपको किसी दिन टेंशन है तो कई ऐसे केसेस भी होते हैं, ऐसी जिम्स के एनवायरनमेंट भी है, घर में टेंशन है तो वो जिम आना प्रेफर करते हैं और वो जिम में वर्कआउट ना करें, चाहे बैठ के अपने पार्टनर से, जिम पार्टनर से या जिम में बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और फिर जा सकते हैं। तो जिम ज्वाइन करने के लिए आपको एक तो आपके ट्रेनर्स कैसे हैं, एक आपका जिम का स्पेस कितना है, ठीक है। तीसरी चीज, उसकी फैसिलिटीज को देख के आपको जैसी जिम ज्वाइन करनी है आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं। और जिम ज्वाइन करने की, मैंने आपकी बात बीच में काटी जी, घर के पास मैटर नहीं करता, अगर आपके घर के पास जिम है या नहीं है, मैटर करता है आपको कैसा लग रहा है उस जिम में जाके, आपको कितना हैप्पीनेस फैक्टर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है या माइंड में बढ़ रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। घर के पास वाली जिम है या दूर वाली है, कई अच्छी जिम्स में भी क्या पता वो शांति ना मिले आपको जाके, उससे थोड़ा सा जो डाउन जिम हम बोल सकते हैं उनमें क्या पता आपको मेंटल पीस मिल जाए, मेंटल पीस मिल जाए, एनर्जी हमारी मैच कर जाए उनके हाँ, साथ। सबसे एक काफी अच्छा वर्ड है वाइब, पॉजिटिव वाइब जहां आपको फील हो आप वहां ज्वाइन कीजिए। सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, वाइब अगर पॉजिटिव है तो अनलेस और अनटिल आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आप फिट हो जाओगे। करेक्ट जी, जिम जाने की बेस्ट एज क्या है? कोई एज नहीं है, किसी भी टाइम पे आप जिम जा सकते हैं, लेकिन वर्कआउट क्या होगा जिम जाने के बाद वो डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास अगर बिलो 20 ईयर्स जो भी बच्चे आते हैं जिम में, आजकल तो 11-11 साल के भी बच्चे जिम में आ रहे हैं, 8-8 10-10 साल के भी बच्चे जिम में आ रहे हैं, क्योंकि हेल्दी हो गए हैं। आफ्टर कोरोना सारा स्टडी हमारा ऑनलाइन हो गई है, मैक्सिमम स्कूल्स की। तो वो 3-4 साल, 2-3 साल का जो भी पीरियड था, पेरेंट्स बच्चों को दूर रख रहे थे फ़ोन से, लेकिन कोरोना ने रिवर्स काम किया, फ़ोन के पास कर दिया। तो जो आप काम कर सकते हैं या बच्चों से काम करवा सकते हैं, वो जिम में उनके इंटरेस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करवा सकते हैं। उनको बाइसेप्स ट्राइसेप्स से कोई मतलब नहीं है, ना करवाना चाहिए बच्चों को बिलो 20 ईयर्स। बॉडी वेट ट्रेनिंग करानी चाहिए, और जो अबव 45 ईयर्स है उनको फिटनेस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करवाना चाहिए, या अबव 40 ईयर्स भी आप बोल सकते हैं। एक वर्कआउट फिटनेस वाला वर्कआउट कौन सा है, पुश पुल, ये एक ऑलमोस्ट फिटनेस वाला वर्कआउट है। पुश एक्टिविटीज एक दिन होंगी, नेक्स्ट डे पुल एक्टिविटीज होंगी, थर्ड डे आप योगा कर दो, फिर पुश एक्टिविटीज, फिर पुल एक्टिविटीज, और नेक्स्ट डे आप क्रॉस कंट्री रेस या क्रॉस कंट्री वॉक कर दो 4-5 किलोमीटर। क्योंकि वीक में अगर आप एक बारी 4 या 5 किलोमीटर वॉक या करते हैं तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा,
वो फिटनेस में हम काउंट कर सकते हैं। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज आपको फिटनेस वाला वर्कआउट ही करना चाहिए, मसल बिल्डिंग वाला। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक आप कोई आते हैं हमारे पास 42 इयर्स ऑफ एज, 45 इयर्स ऑफ एज, तो इट मीन्स वो इतने जिमोलिक हम बोलते हैं ना, फिटनेस फ्रीक, वो नहीं है, इसीलिए वो 42 की एज आज तक नहीं आए जिम में, है ना। तो उनको हमें पुश पुल वर्कआउट पे रखना चाहिए ताकि वो फिटनेस अचीव कर लें। उनको हम अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स इस तरह के वर्कआउट कराएंगे, उनकी बॉडी क्या पता रिएक्ट भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में कर जाए, पेन आ जाए उनको एक्सेस में, या इंजरी हो जाए। तो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है और आपका मोटिव क्या है और आप किस ट्रेनर के पास जा रहे हैं। तो कोई एज नहीं है जिम ज्वाइन करने की, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है आपका वर्कआउट क्या होना चाहिए। 11 साल वाला भी जा सकता है, हमारे पास 65 साल के भी आते हैं, कपल भी आते हैं, हमें उनको उन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्कआउट कराना होता है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। जहाँ कंपटीशन होगा, देखो हेल्दी कंपटीशन करवाते हैं, हम भी करवाते हैं जिम के अंदर, टग ऑफ वार करवा दिया, मैक्सिमम पुशअप्स कंपटीशन करवा दिया, मैक्सिमम प्लैंक कंपटीशन करवा दिया, वो चीज़ एक अच्छी है। लेकिन वेट उठाने का कंपटीशन आपको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ ईगो लिफ्टिंग आ जाती है कहीं ना कहीं, और ईगो लिफ्टिंग आपको इंजरी दे के जाएगी। अमन भाई, आजकल बहुत से ड्रग्स आ रहे हैं, सेमाग्लुटाइड, ओज़ेम्पिक, मोंजारो, वेट लॉस ड्रग्स, जिनको कहते हैं कि बहुत सेफ हैं, क्या है, आपका क्या टेक है इन पे? जी देखिए, स्पेशली वेट लॉस के लिए तो बहुत कम ड्रग्स हैं, लेकिन उनको अलग अलग फंक्शंस के लिए वेट लॉस में हम यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हुकोग HUCOG 2000 mg भी आता है, 5000 mg भी आता है। वो प्रेगनेंसी में फीमेल्स को यूज होता है, उनको हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। लेकिन जनरली जिम लाइन में PCT में यूज होता है, जब पोस्ट साइकिल थेरेपी हम करते हैं तो उसमें हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए यूज करते हैं। वो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो बना नहीं, बट फिर भी यूज हो रहा है। तो बहुत सारी लाइकवाइज ऐसी ड्रग्स हैं जो स्पेशली वेट लॉस के लिए नहीं बनी, बट इनडायरेक्टली उनका इम्पैक्ट वेट लॉस आता है, तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये चीज मैं एक वो बताता हूँ, जितना वेट लॉस, सपोज करो कोई पर्सन या मेल या फीमेल एनी काइंड ऑफ ड्रग लेके वेट लॉस करता है, 10 kg उसने वेट लॉस किया 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जैसे ही वो ड्रग ड्रॉप आउट करेंगे, छोड़ेंगे, तो 12 या 13 kg ही ज्यादा, जितना वेट लॉस वो किया था उन्होंने, 2-3 किलो ज्यादा वेट गेन करेगी उनकी बॉडी। ड्रग का ये इम्पैक्ट है, क्योंकि वो हम बॉडी से फोर्सफुली वर्क करवा रहे हैं। बॉडी का नेचुरल तरीका नहीं है वेट लॉस करने का ना, तो जितना फोर्सफुली हम बॉडी से काम कराएंगे, रिवर्ट इफेक्ट उतना ही थोड़ा सा नेगेटिव साइड आएगा, उससे बढ़ के ही वापस आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अगर आप नेचुरल वेट लॉस करते हैं, आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है, हो सकता है आपको 2 की जगह 3 मंथ्स लग जाए, 4 मंथ्स लग जाए, लेकिन मिनिमम 1 ईयर तक आपका वो वेट स्टेबल रहेगा। बाकी आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मल अगर आप डाइट पे चलते हैं तो आपका वो 10 kg अगले 1 साल तक नहीं बढ़ेगा, और आप इससे ज्यादा टाइम तक भी मेंटेन रख सकते हैं डाइट फॉलो करके। अमन भाई, जब हम जिम ट्रेनर से मिलता हूँ ना, मैं अलग अलग जिम ट्रेनर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है बात करने का। आपका अपना है, मैं और लोगों से मिलता हूँ, उनका अपना है, तीसरे का अपना है, चौथे का अपना है। तो भाई मेरे को एक्चुअली ये लगता है कि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है जी, क्योंकि अगर मैं सबके नोट्स बना लूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा, मैं पी भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक गुरु के 6-7 शिष्य थे, उन्होंने उनको अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें हाथी दिखाइए कैसा होता है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई एक शर्त पे मैं हाथी आपको करवाऊंगा, दिखाऊंगा, आपको देखना नहीं है, आपको फील करना है। मैं आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दूंगा और आपको वो हाथी फील करके बताना है, बाद में मैं पूछूंगा हाथी होता कैसा है। वो लेके गया, उन्होंने किसी का नंबर पूंछ की तरफ आया, किसी का सूंड की तरफ आया, किसी का सींग किसी ने टच की, किसी ने स्टमक टच किया हाथी का, किसी ने पाँव टच किया। तो वापिस अपने आश्रम में ले जाके उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि बताओ हाथी कैसा था। किसी ने कहा जी हाथी तो है ना पतला पतला सा था, 2 मोहरे थे और उनमें से हवा आ रही थी, जो सूंड की तरफ खड़ा था। जो पाँव की तरफ खड़ा था वो कहता जी नहीं, हाथी तो पिलर की तरह था जी, बिल्कुल गोल गोल सा मोटा मोटा सा था, उसने पैर पकड़ा हुआ था। जिसने पेट पे हाथ लगाया हुआ था वो कहता जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो हाथी तो बिल्कुल फ्लैट था, बहुत बड़ा सा था लेकिन फ्लैट था।
जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा जी हाथी तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं, पतला सा था और हल्के हल्के बाल थे। जिसने सींग को पकड़ा, हाथी के दांत को पकड़ा, दांत को पकड़ा, वो कहते जी हाथी तो बहुत टाइट था और आगे से पैना पैना सा था। तो ये बात हाथी के लिए नहीं है, ये बात हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए है। हर कोई वही एक्सप्लेन करेगा जो उसने एक्सपीरियंस किया है या जो उसके गुरु ने उसको लिमिट में बताया है। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कितना भी आप इस लाइन में सीख सकते हैं, किसी भी एज तक सीख सकते हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं फुली एजुकेटेड हूँ इस लाइन में, लेकिन 18 सर्टिफिकेशंस के बाद भी अगर आज कोई सर्टिफिकेशन मुझे करने को मिलती है तो मैं जरूर सीखने जाता हूँ, जरूर करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है नई चीजें सीख के। फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि फिर भी मैं किस पे यकीन करूं? मैंने आपको 2-3 चीजें बताई ना, आपको ट्रिकी वो देखो, दिमाग तो हर क्लाइंट को ही चलाना पड़ेगा या कुछ अमन भाई, हर ट्रेनर के पास सर्टिफिकेट्स हैं जी। हर कोई कहता है मैं सर्टिफाइड हूँ, क्योंकि ये एक मार्केटिंग एंगल है जी। सब कहते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है। क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर बिना सीखे भी सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं? बिल्कुल बन रहे। दिल्ली के अंदर बहुत एजेंसीज ऐसी हैं, बहुत सारी एकेडमीज ऐसी हैं, वो सिर्फ पैसा लेती है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके नाम से पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप किसी के भी सर्टिफिकेट नहीं मत देखो। आप देखो वो आपको प्रैक्टिकली क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल उसको नॉलेज कितनी है, सप्लीमेंट की तरफ कितना जल्दी आपको डाल रहे हैं, ठीक है, नेचुरल की तरफ कितना वो प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरलिज्म को। हमारे आयुर्वेद टच रख के, जैसे कई सारी आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, उनको यूज करके आपको रिजल्ट देने की बात करते हैं, या एलोपैथी मेडिसिन आपको इनटेक करवा के आपको रिजल्ट देने की बात करते हैं। डिपेंड वो करता है। प्लस मैंने आपको बताया वर्कआउट आपकी बॉडी नेचुरल, तो मतलब जो हमारा हार्मोन सर्कुलेशन होता है वर्कआउट के लिए बॉडी में, या जो टेम्परेचर बॉडी थोड़ा सा हाई करते हैं, वो आपको 45 मिनट्स टू 1.5 घंटे तक के बीच का ही होता है। उससे ज्यादा आपकी बॉडी के साथ टॉर्चर है। आपको थोड़ा सा उसमें ये चीजें करनी पड़ेगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुनी सुनाई बातों पे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। सबकी सुनोगे तो सबकी सच लगेगी, आप प्रैक्टिकली सबको अपना भी नहीं सकते, सबको टेस्ट भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। सबको टेस्ट करने में क्या पता किसी ऐसे उसके पास चले गए और वो इंजरी होगी, तो आपको सबसे थोड़ा सा नेगेटिव वो आएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई ये सारे एक जैसे हैं। सब एक जैसे नहीं है। बहुत सारे ट्रेनर्स आज भी नेचुरल चीजों पे आपको रख के आपको रिजल्ट दे रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो मनी ओरिएंटेड नहीं है, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपके टाइम को समझते हैं, आपको वर्कआउट भी ओरिजिनल करवाएंगे और आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। काफी सारे हैं ऐसे ट्रेनर्स। कुछ ट्रेनर्स हैं जो देखो, आप जो शॉर्ट टर्म में जिसने ट्रेनर का तगमा लिया है या ट्रेनर का सर्टिफिकेट लिया है ना, शॉर्ट टर्म में 1 2 साल 3 साल, वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। जिनको 5 साल 10 साल 15 साल इस लाइन में हो चुके हैं, तो वो इसी वजह से है, वो कुछ कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज रखते हैं, इसीलिए टिके हुए हैं। दूसरी चीज आप अपने ट्रेनर्स का ये देख सकते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, किस लेवल की ट्रेनिंग ये करवा चुके हैं, किन किन एथलीट्स को, कितने बड़े बड़े लोगों को किस लेवल की ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि हिस्ट्री बताने से ज्यादा दिखती है ना, एक्सपीरियंस। हाँ जी, एक्सपीरियंस दिखता है। आपके ट्रेनर ने कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी है, आपके ट्रेनर ने कितने नेचुरल रिजल्ट्स दिए हैं, कितने लोगों को। अगर आप जिस भी सिटी में हैं, तो उसका एक ट्रेनर का एक सर्कल होता है, छोटा सर्कल हो, लिमिटेड हो या जैसा भी हो, तो उस सर्कल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यूज होते हैं उस ट्रेनर के, वो आप कनेक्ट करके आप जिम जाते हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपका नॉन उस जिम में कोई ना कोई ना मिले। जिस भी सिटी में आप, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, नोएडा में हो, कहीं पे भी हो, कोलकाता में हो, जिस भी जिम में आप कोलकाता से रहने वाले हैं, उस जिम में आप जा रहे हैं, तो आपके नॉन तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, नहीं तो नॉन बन जाएगा वो 2 दिन में जी। किसी ना किसी से आपकी दोस्ती होती है, तो आप उनसे थोड़ा सा राय ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी उस जगह को यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। हाँ जी, करेक्ट। इसलिए अमन भाई, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी जर्नी की अब जी, कि मैंने आपकी सोशल मीडिया हैंडल देखा। हाँ जी, बीटेक जिम वाला। हाँ जी, आपका है जी। तो उससे साफ पता चलता है कि आपने बीटेक की और आपने बताया भी है जी। तो आप ये बीटेक
करते करते टेक्नोलॉजी से जिम में कैसे आ गए? में कैसे, देखिए ये क्या जर्नी है आपकी, प्लीज आप शेयर करो। ये बड़ी एक लंबी जर्नी है मेरी। जो ग्रेजुएशंस रही है या +1 +2 में सबसे बड़ा ये था कि भाई नॉन मेडिकल लें या मेडिकल लें। तो जिसके घर में मेरी मम्मी टीचर थे, हेड मिस्ट्रेस थे उस टाइम पे, तो मम्मी के स्कूल में जिस बच्चे ने जो लिया तो मम्मी ने घर पे आके वही प्रेफर करा, भाई फलानी मैडम के लड़के ने नॉन मेडिकल लिया तो आपको भी नॉन मेडिकल लेनी है। नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया। उसके बाद एक अल्टरनेट जो आता है, एंड प्रोडक्ट जो आता है, वो बीटेक ही निकल के आता है नॉन मेडिकल के बाद। 90% नॉन मेडिकल का ही चांस, मतलब बीटेक का ही चांस। आपके इतने % से ऊपर नंबर आए हैं तो आपको नॉन मेडिकल में ही जाना है। नॉन मेडिकल में ही जाना है, एग्जैक्टली। तो इसके बाद फिर हमारे टाइम पे AIEEE का टेस्ट होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। वो देने के बाद बीटेक में एडमिशन हुआ। बीटेक में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया यूनिवर्सिटी में, तो कुछ महीनों बाद एक कंपटीशन चल रहा था, जो साल में एक बार एनुअल मीट होती है ना, उसमें बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन चल रहा था। और बहुत अच्छे लेवल पे क्राउड इकट्ठा था, लड़कों का, लड़कियों का। कौन से कॉलेज की है, कौन सी मैं की बात कर रहे हो? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, हिसार की 2007 में। तो बड़े अच्छे लेवल पे कंपटीशन चल रहा था, हूटिंग चल रही थी, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो रहा था। मैंने देखा मेरे जो सीनियर थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मुझे वो हूटिंग इतना मोटिवेट किया, मुझे उस हूटिंग ने, मैंने इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ इम्पैक्ट आया कि भी मैं, ये मन में आया कि भी अगले साल मैं भी स्टेज पे चढ़ूंगा। जीतूंगा या हारूंगा ये नहीं सोचा, लेकिन ये टारगेट कर लिया था अगले साल मैं भी इस स्टेज पे चढ़ूंगा। सेम डे में जाके इवनिंग से मैंने जिम स्टार्ट करी। कुलदीप शोरान जी मेरे कोच रहे हैं, बड़े अच्छे कोच हैं। उन्होंने आज जब भी मैंने 4 साल उनके अंडर ट्रेनिंग करी, 4 साल में उन्होंने एक दिन भी, 1 महीने की भी मुझसे फीस नहीं ली। कुलदीप भैया के तो क्या कहने हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने सिखाया छोटे भाई की तरह रख के, और 1 साल में इस लेवल का बना दिया, और नेचुरल रख के। देखो मैं वही बात आ गया ना, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है अपने गुरुजी से, वो ही हम आगे डिलीवर करेंगे अपने बच्चों को या अपने क्लाइंट्स को। तो मुझे कुलदीप भैया से, बड़े भैया ही बोलते थे हम उनको, कुलदीप भाई साहब से यही मिला कि भी नेचुरल रख के जितना आप चलोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना क्लाइंट बार बार याद करेंगे आपको। अगर मैं अंकुश जी को, अंकुश जी मेरे पास आ रहे हैं जिम में, मैं एक बार तो अंकुश जी से सप्लीमेंट भी यूज करवा दूंगा, पेमेंट भी ले लूंगा, का यूज भी कर लूंगा, लेकिन दोबारा अंकुश जी को यूज नहीं कर सकता ना, दोबारा अंकुश जी को सीख जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो तब उन्होंने 1 साल में मुझे ऐसा ट्रेन कर दिया। मैंने दोबारा अगले साल जब मैं स्टेज पे गया तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में तीनों गोल्ड मैंने निकाले। वेरी गुड। मैडम आते थे जो आज के टाइम पे DN कॉलेज में DP इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट के, वो कंपटीशन लेने आते थे। तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग तीनों अलग अलग गेम है, तीनों में गोल्ड मेडल थे। और नॉट ओनली दैट ईयर, अगले 3 साल भी मैंने लगातार कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स निकाले हैं बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में। मेरा इंटरेस्ट गेम में ही हो गया था। मैंने घर वालों को कहा मुझे जॉब नहीं करनी, क्योंकि करते करते 4th ईयर आ गया था। मैंने कबड्डी में नेशनल खेला हुआ है, मैंने वेट लिफ्टिंग में नेशनल खेला हुआ है, और मैंने फुटबॉल में भी नेशनल खेला हुआ है। हाँ जी, तो मतलब टोटली गेम की तरफ ही इंटरेस्ट था मेरा। तो जैसे ही उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2011 में IT सेक्टर के तो उसको एम्प्लॉइज को हटा रही थी IT's कंपनी, बट हमारी प्लेसमेंट हो गई थी 2-3 बच्चों की। हमारे घर वालों ने कहा वो वैसे तो जॉब है नहीं, बट तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें क्यों नहीं करनी है, तुम करो जॉब, ज्वाइन करो। फरीदाबाद में MNC कंपनी है PR पैकेजिंग्स लिमिटेड, जिनका काफी अच्छा टर्नओवर है, 9 से 10 करोड़ का मंथली टर्नओवर है उनका। पैकेजिंग्स एंड प्रिंटिंग की कंपनी है, उसमें हमने ज्वाइन किया। हमारी क्लास से 8 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी उस कंपनी में। अच्छा। 2 साल हमने वहाँ काम किया। 2 साल में मुझे मजा नहीं आया। हाँ, घर से बाहर पहली बार निकला था, एंजॉय किया, सारी रात घूमते थे हम मॉल्स में, सारी रात सड़कों पे घूमते थे, दिन में कंपनी में जाके सो जाते थे। लेकिन उस कंपनी ने मुझे प्रोफेशनलिज्म बड़े अच्छे से सिखाया। प्रोफेशनल कैसे रहना है, कैसे किसी भी बिजनेस की ग्रोथ करनी है, क्या की पॉइंट्स है, हमें कितना क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वो चीजें वहां से सीखने को मिली। 2 साल बाद जॉब छोड़ के आए तो घर पे डिमांड आई आप बैंकिंग की कोचिंग कर लो। बैंकिंग की कोचिंग में एडमिशन लिया। अच्छा।
क्लैरिकल का रिटर्न क्लियर हो गया था, उनका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, वो मैंने घर नहीं दिखाया। मम्मी आज भी मुझे बोलती है कई बारी, मैंने घर नहीं दिखाया। मैंने कहा अगर ये दिखा दिया तो इमोशनल ब्लैकमेल होके दोबारा से बैंक पहुंच जाऊं। बैंक। और मैंने कहा, एक मेरी टैगलाइन थी, मेरे कई दोस्तों ने बैंक में ज्वाइन किया तो वो कहते थे आ जाओ बैंक में। तो मैंने कहा मुझे खुद के पैसे गिनने में मजा आता है, दूसरों के पैसे गिनने में मजा नहीं आता। मैंने कहा तुम बैंक में बैठोगे दूसरों के पैसे गिनोगे, मुझे मेरे पैसे गिनने तुम पहुंचो मैं अपना अकाउंट खुलवाना है तो हाँ, मैंने कहा मुझे मेरे पैसे गिनने हैं, तो मुझे ऐसा काम करना है। तो फिर मैंने 1 साल हिसार में बैंकिंग की कोचिंग में निकाल दिया। 2014 के अंदर मैंने कुछ टाइम की किसी और जिम में एज ए ट्रेनर काम भी किया। 2014 के अंदर मैंने अपनी पहली जिम खोली थी और तब से लेके बहुत मतलब काफी लोगों ने कहा था, क्लाइंट ने आप खोल लो, जिस जिम में मैं ट्रेनर था हम आ जाएंगे। अंकुश जी आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 80 से 90 लोगों ने कहा था आप अपनी जिम खोलो हम आ जाएंगे। मैंने जैसे जुगाड़ करके अपनी जिम खोली उस टाइम पे 2014 में, आप सपोज करो कितने लोग आए होंगे? मैं भी था, सिर्फ 2 लोग आए थे। 80-90 लोगों ने मेरे को कहा था 80-90 लोगों ने कहा था कि भाई आप अपनी जिम खोलो हम आएंगे, आपके पास आएंगे। बट एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, क्या पता मैं उस टाइम पे उनकी एक्सपेक्टेशन मैच ना कर पाया हूँ जी। उनको उम्मीद थी भाई ऐसी जिम बनाए, ड्यू टू लो बजट मैंने एक नॉर्मल सी जिम बनाई। शुरू में इतना वो था, 3 महीने तो सिर्फ 15 क्लाइंट के साथ ही मैंने काम किया था। 2014 में 15 से 20 क्लाइंट ही थे। मैंने घर जाना बंद कर दिया, मैं जिम में ही सो जाता था। क्यों? क्योंकि घर वाले पूछते थे आज कितने क्लाइंट आए, आज कितने आए। तो इस जर्नी जो है ये बड़ी थोड़ी सी टफ है। फिर मैंने थोड़ा सा दिन रात मेहनत करनी स्टार्ट करी। रात में मैं सेक्टर्स में, पूरे सेक्टर में पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था और दिन में ट्रेनिंग कराता था। घर जाना छोड़ दिया, 1.5 महीना मैं घर नहीं गया। और फिर अक्टूबर 2014 में मैंने जिम ओपन की थी। दिसंबर में थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्राउड हुआ, तब 1.5 महीने बाद मैं घर गया। और फिर मैंने जब पहली इनकम घर पे दी तो उनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा, कुछ कर रहा है। और तब से अब तक आपके सामने है, 2 जिम्स चला रहे हैं और काफी अच्छे क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ओलंपिक लेवल से ऊपर कोई गेम का लेवल नहीं है हमारी कंट्री में। मेरे पास लास्ट जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी 3 मेरे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और टोटल मैं 8 ओलंपिक प्लेयर्स को अब तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट को मैं ट्रेन कर रहा हूँ और काफी अच्छे लेवल पे हमारी ट्रेनिंग लेवल है और जिम है। बहुत अच्छा। अमन भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हर ट्रेनर का सपना होता है कि मैं अपनी एक जिम खोलूं जी, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे जी कि आपकी जर्नी के हिसाब से किन चीजों का ध्यान उनको रखना है अपनी जिम खोलते टाइम? देखिए, एक चीज होती है कर्मा रिटर्न्स जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स को ये लगता है कि भी हम चीट करके, ओनर को चीट करके, नीचे क्लाइंट्स बेस डाटा इकट्ठा करके हम अपना जिम खोल सकते हैं। पैसा लगाने से कभी भी जिम नहीं चलती। आप कितना भी पैसा लगा दो, 2 करोड़ रुपए में जिम खोल दो चाहे, जब तक उसमें पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी ना, अगर आपके माइंड में किसी भी ट्रेनर के माइंड में चीट है, भाई मैं यहाँ से डाटा इकट्ठा कर लूँ, लिंक बना लूँ, फिर मैं अपनी जिम खोल लूंगा, तो वो सबसे बड़ा मिथ है। जो जहां से वो चीट करने की कोशिश कर रहा है, कर्मा रिटर्न्स बैक जरूर आते हैं, उसके साथ भी चीट होगा। तो अगर आपको जिम करना है तो आप अपने ओनर को खुला बता दो, सर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की मेरा इंटेंशंस है और मुझे आगे बढ़ना है, मैं भी अपनी जिम खोलना चाहता हूँ। तो मेरे इसको अकॉर्डिंग तो बहुत कम ओनर होंगे जो उस चीज को दबाएंगे या मना करेंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेंगे। आप जिसको भी बड़ा भाई मानते हो, जिसको भी रिस्पेक्ट करते हो, एक टाइम पे तो मेरे पास कई ऐसे भी हैं, आएंगे तब तो पाँव छुएंगे, भाई सर आपने हमें स्टैंड किया और किया। 1 साल बाद पता चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है इसने तो जिम खोल ली, कोई अता पता ही नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी हर्ट होती है। आप जिसको, जो जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ऑल इंडिया जिस भी ओनर के पास आप काम कर रहे हो, उनको खुले मन से बताओ, सर हमें आगे बढ़ना है और मैं आपकी जिम में, या तो आप अपनी जिम में अगर आपको लगता है मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी पार्टनरशिप डाल दो, या मुझे अपनी जिम ओपन करनी है, मैं अपनी जिम ओपन करता हूँ। तो मालिक जो ओनर है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। चीट करके कोई भी काम मत करो कभी भी।
दूसरी चीज, जिसको भी इस लाइन में आगे बढ़ना है, प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर उनके साथ मतलब थोड़ा सा इनकम बेस, जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है ठीक, तो जरूरी नहीं है वही जा सकते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, PMEGP है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वहां से लोन मिल जाता है, 1 रुपया भी घर से नहीं लगाना पड़ता, आप वो लेके जिम खोल सकते हैं। तो ये स्पेशल जिम वालों के लिए नहीं, 250 तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो आपको 250 तरह के बिजनेस करने के लिए लोन देती है, उसमें 25% तक सब्सिडी भी देती है। तो आप वो यूज करके भी अपनी जिम खोल सकते हैं। प्लस जो फर्स्ट टाइम जिम कर रहे हैं तो एकदम से हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें भाई। आप डे 1 मतलब अभी तो 1 साल तक जिम एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया जॉब की, और एकदम से ही घर वालों के या लोन उठा के या कोई और आपने 1 करोड़ रुपए का सेटअप लगा दिया, ऐसा नहीं। पहले आप अपने आउटपुट देखो, थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, आप वैसे थोड़े छोटे लेवल की जिम से कर सकते हैं। अगर आप में आउटपुट है, आप में है जज्बा बड़ा काम करने की, तो छोटे से बड़ा तो आप कभी भी कर सकते हो, करें, है ना। क्योंकि किसी भी ट्रेनर का एक्सपीरियंस तो है नहीं उस लेवल के खर्चे मैनेज करने का, मैनेजमेंट करने का, हैंडलिंग का, क्लाइंट हैंडलिंग का, तो वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, और वो बिजनेस फेल होता है, तो वो मोटा अमाउंट जो लगता है वो रिस्क कवर नहीं हो पाता, और वो लाइफ टाइम के लिए नीचे जा सकता है। आप छोटे लेवल से जिम स्टार्ट करो, जब आपको लगता है 1 साल में भी आपने सक्सेस कर लिया, ये एक जितनी आपने पैसा लगाया था मिनिमम, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, चाहे कोई 2 करोड़ की जिम लगाए या कोई 50,000 से जिम लगाए या 50 लाख से जिम लगाए, 2 साल में अच्छे से वो पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है हर कोई। 2 करोड़ वाली जिम में फीस उस लेवल की होगी, 50 लाख वाली जिम में फीस थोड़ी कम होगी, है ना। तो वो इनकम सेम रहती है, मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में वो पूरा अमाउंट रिटर्न आ सकता है। लेकिन वो आपकी प्लानिंग पे ऊपर, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा आप चल सकते हैं, चलना चाहते हैं। तो स्टार्ट छोटे से करें, बड़ा 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 आप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं जी। तो आप एक स्टूडेंट थे जी, फिर आप एक ट्रेनर बने। हाँ जी। आज आपके हिसार के अंदर 2 जिम चल रही हैं, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा लोग पर मंथ आपके पास आते हैं। हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी कैसे हेल्प करी ग्रोथ करने में? देखो, डिजिटल मार्केटिंग ने काफी अच्छी चीजें हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग आजकल आफ्टर कोरोना तो बूम है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के ही जरिए मुझे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले रामदेव जी ने बुलाया था। वेरी गुड। और उन्होंने सम्मानित भी किया अपने स्टेज पे, क्योंकि मैंने योगा से मास्टर डिग्री की हुई है। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा साइंस एंड थेरेपी, नॉट ओनली योगा, योगा साइंस एंड थेरेपी। तो जो उन्होंने वो डाटा वहां से कलेक्ट किया है मेरा, या मुझे नहीं पता, तो उनके यहाँ से कॉल आई थी और उन्होंने सम्मानित भी किया स्टेज पे, क्योंकि भी मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। दूसरा, जो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हमारा प्रोफाइल फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, अखिल कुमार बॉक्सर, आपने नाम सुना होगा, ओलंपियन रह चुके हैं, हरियाणा पुलिस में एज ए DSP पोस्टेड भी है। उनका मैं पर्सनल ट्रेनर था। जब बॉम्बे में उनकी फाइट थी, प्रो बॉक्सिंग में उन्होंने एंट्री किया था, तो 15 दिन तक मैं उन्हीं के साथ था। तो वहां से काफी लिंक प्रमोट हुए, और जो हम वीडियो डालते हैं वो डिजिटल मीडिया की वजह से ही प्रमोट होके काफी सारे क्लाइंट्स दूर दूर से, एक भिवानी से रिहैब के लिए आए थे। जैसे मैं रिहैब में मास्टर ट्रेनर हूँ, ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफिकेशन है मेरी रिहैब में। तो प्री सर्जरी और जो पोस्ट सर्जरी वर्कआउट्स है वो मैं डिजाइन करता हूँ। तो ये मेरी मास्टरी है योगा साइंस एंड थेरेपी में एंड रिहैब में। तो वो प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही दूर दूर से पेशेंट आते हैं और वो रिहैब करते हैं। यूपी तक के भी एथलीट आते हैं, नोएडा, दिल्ली, यहाँ से एथलीट रिहैब करने के लिए आते हैं। उनका एक रीजन तो ये है, फीडबैक अच्छा है, जो ऑलरेडी हमने क्लाइंट डील कर लिए हैं या क्लाइंट्स को रिजल्ट दिया है, एक तो वो प्रेफर करते हैं। दूसरा, दिल्ली गुड़गांव में ये चीजें बहुत कॉस्टली हैं। करेक्ट है ना। बात फिर कॉस्ट की भी नहीं आती। अगर दिल्ली में कोई रिहैब वर्कआउट करवा रहे हैं, मंथली 50,000 रुपीज ले रहे हैं, वही चीज हम 20,000 पे करवा रहे हैं, बट अगर उनको आउटपुट नहीं मिला तो वो 20 भी वेस्ट है उनको। बट वो इसीलिए आते हैं कि उनको रिजल्ट मिलता है। दिल्ली गुड़गांव में ये चीजें काफी कॉस्टली हैं, सेशन वाइज है ना। 2-2 हजार रुपए के पर सेशन वो चार्ज करते हैं।
रिहैब ट्रेनर्स। हम हिसार के हिसाब से काफ़ी लेस चार्ज करते हैं, तो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। अब आपने दिल्ली गुड़गांव की बात करी, मैं अब डिजिटल मार्केटिंग पे आता हूँ थोड़ा सा। डिजिटल मार्केटिंग के ठीक ठाक कोर्स की फीस दिल्ली के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर है जी। और सेम चीज हम हिसार में उससे आधे से भी कम प्राइसेस में दे रहे हैं। तो आप उस यंग जनरेशन को, स्टूडेंट जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ जी, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या उनको ये स्किल लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे सबको सीखनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मैक्सिमम खुद अपना थोड़ा बहुत तो वो, अगर सोशल मीडिया उनको आता है तो वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हर टाइम आपका मैनेजर, किसी का भी मैनेजर, या हर टाइम सेलिब्रिटीज का मैनेजर भी उनके पास नहीं रहता। मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं तो वो खुद हैंडल करते हैं, खुद वीडियो अपलोड करते हैं। मैक्सिमम टाइम उनको आता है तभी करते हैं। तो सबको सीखनी चाहिए ये स्किल्स। तो ऐसी आजकल इसके बिना फ्यूचर नहीं है। आगे आगे AI आ रहा है, आगे आगे हमारा डिजिटल मीडिया बेस इनकम सोर्स जनरेट हो रहे हैं लोगों के। बहुत सारे यंग यूथ ऐसा भी है जो इस चीज में बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, कर रहा है। वो स्मार्ट वर्किंग, जैसे हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग, तो डिजिटल मीडिया को मैं स्मार्ट वर्किंग में काउंट करता हूँ कि भाई आप एक रूम में बैठ के बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एक बंदा अगर मार्केटिंग पर्पज से बैग लटका के शहर में घूमेगा तो मैक्सिमम 20, 30, 50 लोगों को रीच आउट कर सकता है। अगर एक पर्सन लैपटॉप पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप वो करोड़ों लोगों को टारगेट कर सकता है 24 घंटे के अंदर। कोई टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप नॉर्मल पर्सन का एक ड्यूटी टाइम है डे टाइम। रात में तो सब सो जाते हैं, शॉप्स ऑफिस बंद होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस बंद होते हैं। डिजिटल मीडिया को कोई टाइम नहीं है। अरे वो तो 24 घंटे चालू है डिजिटल का। आप जबकि बल्कि मेन टाइम ही है। कोई ऑफिस से घर जा रहा है, आधा घंटा कैब में है, फोन यूज कर रहा है, वो एड देख रहा है डिजिटल। कोई वेट कर रहा है हॉस्पिटल के बाहर किसी चीज को लेके, कोई ऑफिस के बाहर इंटरव्यू का वेट कर रहा है, फोन यूज कर रहा है। फोन तो किसी से दूर रह ही नहीं सकता आज के टाइम पे। तो फोन है तो डिजिटल मार्केटिंग है। करेक्ट। अगर आप फोन में से नेट बंद कर दोगे किसी के भी फोन से, आप उससे, मैं चैलेंज देता हूँ, वो पूरे दिन में आधे घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। नेट नहीं चलना चाहिए। पीछे से जैसे लॉकडाउन लगे थे हमारे देश में, तब फोन पूरी 2-2 दिन बैटरियां चलती थी, 90% रहते थे 2-2 दिन तक। अब दिन में 3 बार चार्ज करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अमन भाई, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और हम दोबारा भी मिलेंगे। और मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं अमन भाई के लिए आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम अपने जो अगले पॉडकास्ट है अमन भाई के साथ करेंगे, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।